हमारी ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में घटी घटनाओं की सत्यता की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, न ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को हम बढ़ावा देते। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह से किसी का अपमान करना नहीं है। हमारा लक्ष्य आपका मनोरंजन करना है और कुछ नहीं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आशा करता हूँ कि इसके बाद आप ऐसी भूल ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम वासु है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज जिस घटना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उस घटना को बीते हुए 3 साल बीत चुके हैं, पर जब भी उस घटना को याद करता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। उस घटना ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मैं उस रात लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। मेरी ट्रेन 9 बजे की थी। मैंने अपनी कंपनी को छोड़ने के बाद सीधा लुधियाना घंटाघर के पास जाकर अपने घर वालों के लिए शॉल, स्वेटर और कंबल खरीदा। मुझे ठीक से याद है, मैंने 5 बजे तक अपनी शॉपिंग कर ली थी। बाजार में मुझे एक दोस्त भी मिला था जिससे मैंने थोड़ी देर बातें भी की थी। उस टाइम ठंड भी लग रही थी। अक्टूबर का महीना था। जैकेट पहनने के बावजूद भी ठंड काफ़ी लग रही थी। बाद में मैं एक चाय वाले दुकान पर भी रुका था चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद मेरे शरीर में गर्माहट आई और वहाँ से मैं अपना सारा सामान लेकर अपने क्वार्टर में पहुँच गया। क्वार्टर में पहुँचने के बाद मैंने अपना सारा सामान बड़े बड़े बैग में रख लिया, लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा था। 5 दिन के बाद दीपावली थी और उन दिनों रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ रहती है। इसलिए मैंने अपने दोस्त सुधाकर को फ़ोन करके अपने क्वार्टर पर बुला लिया। सुधाकर जैसे ही मेरे क्वार्टर पर पहुंचा तो उसने अपनी नौटंकी शुरू कर दी। भाई, तू घर जा रहा है और पता नहीं कब तक लौट कर आएगा। सोच रहा था एक एक पैक ले लेते तो शरीर में गर्माहट आ जाती और मूड भी बन जाता। क्या कहता है, लेकर आऊं क्वार्टर? मैंने सुधाकर से कहा कि नहीं भाई, देख मुझे काफ़ी दूर जाना है। रास्ते में कोई पंगा हो गया तो वैसे भी तू जानता है ट्रेन में काफ़ी भीड़ होगी। सुधाकर कहने लगा, तू भी पागलों जैसी बात करता है, तेरा भाई है ना तेरे साथ। अब सुधाकर मुझ पर ज़्यादा प्रेशर देने लगा। इसके बाद मैंने हाँ कह दिया। सुधाकर बोला, तुम गिलास लेकर आओ। जिसके बाद मैं किचन से गिलास लेने चला गया। गिलास लेकर जब मैं सुधाकर के पास पहुंचा तो सुधाकर ने अपने रखी जेब में से शराब की बोतल निकाली। शायद वो रास्ते में से ही ठेके पर से शराब लेकर आया था। सुधाकर के काफ़ी ज़बरदस्ती करने पर मैंने 2 पैक लगा लिए और बची हुई सारी शराब सुधाकर अकेला ही पी गया। शराब पीने के थोड़ी देर बाद सुधाकर पूरे नशे में टुल हो गया था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टेशन पर अकेले ही सारा सामान लेकर जाना होगा। मुझे सुधाकर की हरकतें जोकरों से कम नहीं लग रही थी। वो अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था और उसके कदम धरती छोड़ आसमान में लहरा रहे थे। मैं मन ही मन में सोचने लगा कि आज लगता है कि मैं घर जाने से रहा, क्योंकि सुधाकर शराब पीकर पूरा टुल हुआ पड़ा था। ऐसे में सुधाकर को क्वार्टर में अकेला छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। कुछ देर मैं सुधाकर के पास ही बैठ गया। उस पगले की पागल बातें सुनने लगा, लेकिन फिर मुझे घर की याद आने लगी। मुझे कंपनी में काम करते हुए 8 महीने बीत चुके थे और इन 8 महीनों में मैं अपने घर पर एक बार भी नहीं गया था। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान उठाया और रोड की तरफ बढ़ने लगा। अपने क्वार्टर से निकलकर मैं चारों तरफ किसी टेम्पो को देखने लगा। मेरे मोबाइल में 2 टेम्पो वाले के नंबर भी थे, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। जिसके बाद मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद देखता हूँ कि एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी एक साइड में लगाकर कहीं गया हुआ था, लेकिन ये टेम्पो नहीं, एक 4 व्हीलर गाड़ी थी। मैं वहीं रुका रहा
जब तक उस गाड़ी का ड्राइवर नहीं आ गया। ड्राइवर आने के बाद मैंने ड्राइवर से बात की और वह कम पैसों में ही मान गया। मैंने एकाएक ही उस गाड़ी के लगेज बॉक्स में अपना सामान रख दिया और रस्सी से बांधकर मैं गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। रोड पर ना तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही आसपास घर नज़र आ रहे थे। हम अपनी गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी की मदद से अंधेरे को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी हमारी गाड़ी पर कोई चीज़ काफ़ी ज़ोर से कूदी, जिसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। पर जो भी जानवर हमारी गाड़ी के ऊपर कूदा था काफ़ी भयानक था, क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। ड्राइवर गाड़ी रोककर नीचे उतरा और उतरकर गाड़ी के ऊपर देखने लगा, लेकिन ऊपर कोई भी जानवर मौजूद नहीं था। तभी अचानक मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मैं भी गाड़ी से नीचे उतरा और उतरकर मैं ड्राइवर की ओर गया तो देखता हूँ कि वहाँ ड्राइवर नहीं था, बल्कि जहाँ ड्राइवर खड़ा था उसके पैर का एक जूता ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं डर गया और जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गाड़ी के सारे दरवाजे बंद कर लिए और बिल्कुल शांतिपूर्ण बिना हिले डुले गाड़ी में बैठा रहा जब तक मैंने उसे ना देख लिया। मैं देखता हूँ कि एक बुढ़िया ठीक मेरे गाड़ी के बर्नट पर मेरी तरफ पीठ कर कर बैठी हुई थी, जिसे देखने के बाद मैं पूरा हिल गया। ठंड के मौसम में मेरे हाथ पैर वैसे ही ठंडे थे और उस औरत को देखकर मैं पूरा जम गया। मुझे अभी भी उसकी पीठ नज़र आ रही थी, जो गाड़ी के रोशनी में साफ साफ दिख रही थी। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वो डरावनी आवाज़ में गाने लगी। उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी थी और गाते गाते अगले ही पल वो बर्नट से नीचे उतर गई और आगे की ओर धीरे धीरे चलने लगी। मैं उस बुढ़िया को साफ साफ देख पा रहा था। उसकी चलने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो बेहद डरावनी और भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी भरकम जानवर रोड पर चल रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो अभी शांत थी। तभी अचानक से उसने मेरी तरफ देखा और कूदकर फिर से बर्नट पर आकर बैठ गई, लेकिन इस बार उसका मुंह मेरे मुंह के आमने सामने था। जब मैंने उसका मुंह देखा तो मेरे शरीर में बिजली की तरह करंट दौड़ गया। वो मुझे देखकर अजीब सी मुस्कान दे रही थी। उसका मुंह काफ़ी भयानक था। उसके मुंह पर बड़े बड़े गड्ढे थे, जिनमें से खून धीरे धीरे टपक रहा था। उसके दांत बिल्कुल लाल थे। ऐसा लग रहा था उन दांतों में कीड़े पड़े हुए थे। ये सब देखकर मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बुढ़िया आखिर मेरे साथ क्या करने वाली है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। अगर गेट खोलकर मैं भागता हूं तभी भी ये बुढ़िया मुझे नहीं छोड़ेगी, और इस गाड़ी में भी चुपचाप बैठा रहा तभी भी ये बुढ़िया मुझे नहीं छोड़ेगी। वो धीरे धीरे हंसती हुई बर्नट से आगे की तरफ यानी मेन शीशे की तरफ बढ़ रही थी। उस दिन मेरा मरना तय था। मैं ये समझ चुका था कि ये औरत हो ना हो कोई भूत प्रेत है। तभी मुझे गाड़ी के शीशे में किसी रोशनी की झलक दिखाई दी। इसके बाद मैंने मेन शीशे की तरफ देखा
तो देखता हूँ कि एक रोशनी मेरी तरफ काफ़ी तेज़ी में बढ़ती हुई आ रही थी और देखते ही देखते कुछ मिनट के बाद वो गाड़ी मुझे पार करने ही वाली थी कि झट से मैं अपनी गाड़ी छोड़कर उस गाड़ी के सामने आ गया। जिसके बाद उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी वहीं मेरे पास रोक दी। मैं उस आदमी से चिल्लाने और चीखने लगा और ज़ोर ज़ोर से बताने लगा कि मेरे पास अभी एक बूढ़ी महिला थी जो देखने में काफ़ी डरावनी थी और वो मुझे मारने ही वाली थी। इसके बाद वो मुझसे पूछने लगे कि वो औरत कहाँ है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए उनको बताया। वो कहने लगे कि वहाँ पर कोई औरत नहीं है। मैंने भी उसी जगह पर देखा। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई बुढ़िया मौजूद नहीं थी। जिसके बाद वो गाड़ी से उतरे। वो मोटरसाइकिल से थे जिस पर 2 आदमी थे। उन्होंने ब्राह्मणों जैसे कपड़े पहन रखे थे। शायद वो पंडित थे जो कहीं पूजा पाठ करवाकर इस रास्ते से जा रहे थे। वो लोग भी अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी के चारों तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई बुढ़िया नज़र नहीं आई। जिसके बाद उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी पर बैठाया और आगे के चौराहे पर छोड़ दिया। चौराहे पर पहुंचने के बाद मैं टेम्पो पकड़कर अपने घर अपने क्वार्टर में आ गया, जहां आकर देखता हूं कि सुधाकर अभी भी ज़मीन पर लेटा हुआ था। सुबह होने के बाद मैं उसी जगह पर गया जहां पर यह हादसा मेरे साथ हुआ था, लेकिन वहां जाने के बाद देखता हूं ना तो वहां पर गाड़ी थी और ना ही उस आदमी का जूता जो कल रात मुझे दिखा था। तभी मैं सामने की तरफ देखता हूं कि काफ़ी ज़्यादा लोग एक मुर्दे को लेकर आ रहे थे और वो मेरे सामने से होते हुए आगे के जंगल में घुस गए, जिसे देखकर मैं समझ गया कि मैं जहां खड़ा हूं वो एक कब्रिस्तान है जहां पे मुर्दों को दफनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वह कहानी बिहार के एक ट्रक ड्राइवर की है। और उस ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी काफ़ी डरावनी और खौफनाक है। दरअसल इस कहानी को मुझे उसी के दोस्त ने कुछ समय पहले शेयर की थी, जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को बिना स्किप किए हुए सुनिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी। यह बात है 28 दिसंबर 1997 की, यानी आज से 26 साल पुरानी। काफ़ी समय हो चुका है। इनफैक्ट वह आदमी बिहार के पश्चिम क्षेत्र का रहने वाला था जिसके साथ यह घटना हुई थी। इसके गांव का नाम रामनगर, जो बिहार में ही है। आप लोग यूपी में मत समझ लेना, क्योंकि रामनगर यूपी में भी है। उस ट्रक ड्राइवर को रामनगर से अपने ट्रक में गन्ना भर के गोपालगंज यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना था। उसके डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी चीनी मिलें थी, पर चीनी मिल का चालान दूसरे चीनी मिल यानी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का था। उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को अपने पास के कांटे पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां पर ट्रक में गन्ना लोड हो सके, और पास के होटल के सामने नलके पर जाकर खूब नहाता है, क्योंकि पता नहीं वो ड्राइवर उधर से यानी गोपालगंज से कब लौटे। हो सकता है लौटने में 2 दिन भी लग सकता था या 3 दिन भी। नहाने के बाद वह उसी होटल में खाना खाता है। खाना खाकर थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वह अपने ट्रक के पास पहुंचता है, जहां पर उसने अपना ट्रक खड़ा कर रखा था, यानी कांटे पर। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बिहार में जहां पर गन्ने के ट्रकों को लोड किया जाता है उसे कांटा कहा जाता है। शायद काफ़ी लोग कांटा सुनकर कंफ्यूज हो जाएं। उस ट्रक के ड्राइवर के पास एक बड़ी समस्या थी।
यह है कि उसका कंडक्टर अपने घर गया हुआ था। दरअसल ट्रक के कंडक्टर की बीवी गर्भ अवस्था में थी और शायद से वह बाप बनने वाला था, और इस ट्रक का ड्राइवर नहीं चाहता था कि उसका कंडक्टर अपनी बीवी को इतने बुरे हाल में छोड़कर उसके साथ रहे। इसलिए ट्रक के ड्राइवर ने अपने कंडक्टर को घर जाने दिया और उसे कुछ पैसे भी देता है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो ट्रक में पूरी तरह से गन्ना लोड हो चुका था। लमसम 300 कुंटल के आसपास गन्ना था। ट्रक के ड्राइवर को अपनी गाड़ी शाम के 6 बजे स्टार्ट करनी थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि रास्ते में रात के समय ट्रैफिक कम रहेगा और जल्दी ही मैं गोपालगंज के शुगर मिल सासा मूसा जो मिल का नाम है उसमें दाखिल हो जाऊंगा। जिसके बाद वह अपने पास खड़े ट्रक के ड्राइवर से टाइम पूछता है, तो दूसरे ट्रक के ड्राइवर ने उसे टाइम बताया। शायद 5:15 बज रहे थे। वह यह भी सोच रहा था कि 3 घंटे में वह अपने शहर को पार करता हुआ दूसरे शहर यानी गोपालगंज के रास्ते पर पहुंच जाएगा। समय आखिरकार बीत गया और उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक में चढ़ गया और ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। लेकिन उस ट्रक के ड्राइवर को यह मालूम नहीं था कि आगे कोई है जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को बिना रोके हुए ताबड़तोड़ ट्रक चलाए जा रहा था। उस वक्त रोड भी काफ़ी खाली था और वह इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उस अंधेरी रात में अपने ट्रक की रोशनी में कुहासे को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को इस घटना की तारीख बता दी है और उस टाइम पर रोड पर थोड़ा थोड़ा कुहासा भी था। अपने क्षेत्र को पार करने के बाद उस ट्रक के ड्राइवर ने अपनी ट्रक एक खामोश जगह पर रोक दी और ट्रक से उतरकर पेशाब करने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। पेशाब करने के बाद ट्रक का ड्राइवर ट्रक में जैसे ही चल रहा था कि उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां आसपास कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। उसने फिर से अपनी ट्रक स्टार्ट करी और आगे बढ़ने लगा। 2 घंटे चलाने के बाद उसने अपनी ट्रक एक चाय वाले दुकान पर जाकर रोक दी। जिसके बाद वह ट्रक से उतरकर चाय वाले दुकान के पास पहुंचकर उससे एक गर्मा गर्म चाय बनवाकर पीता है, जिससे उस ट्रक ड्राइवर को इतने ठंड में कुछ राहत मिली। चाय पीने के बाद उसने अपनी जेब से तंबाकू की पुड़िया निकाली और तंबाकू अपने हाथ पर रगड़कर तंबाकू को होंठ के नीचे रख लिया, जिससे उसे रास्ते में कहीं नींद ना आए, और ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर और जाने के बाद यानी अब वह गोपालगंज के चीनी मिल के पास पहुंच चुका था कि रास्ते में उसे कई सारे गन्ने से भरे हुए ट्रक दिखाई दिए जो रोड पर खड़े थे और शायद से उसी चीनी मिल में जाने वाले थे। और इस ट्रक ड्राइवर को भी अपनी ट्रक उसी चीनी मिल में लेकर जानी थी। उसने अपनी ट्रक उन्हीं ट्रकों के पीछे खड़ी कर दी और ट्रक में बैठकर आगे के ट्रकों के चलने का इंतजार करने लगा। तभी उसे भूख लगने लगी। शायद से उसे खाना खाए हुए भी काफ़ी समय हो चुका था। तो वह अपने ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक में बने एक लोहे के बॉक्स में से उसने खाना बनाने की चीज़ें नीचे रोड पर उतारी और उसने छोटी गैस जो 3 या 5 केजी की होती है उस पर चावल पकाने लगा और उसी गैस पर अपने हाथों को सेकने लगा। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था और धुंध भी थोड़ा थोड़ा था कि तभी उसके पास के झाड़ियों से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। तो वह थोड़ा डर गया, क्योंकि आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ अंधेरा था और ऐसे अंधेरे में वहाँ भला कौन हो सकता था। उस ट्रक के ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? ओ भाई, उन झाड़ियों के पीछे कौन है?
कि तभी उस झाड़ियों में से एक छोटी बच्ची निकली जिसकी उम्र लगभग 11 या 12 साल की होगी। उस ट्रक के ड्राइवर ने आवाज़ लगाई, अरे भाई, उन झाड़ियों के पीछे कौन है? कौन है वहाँ? कि तभी अचानक से उन झाड़ियों में से एक बच्ची निकली जिसकी उम्र लगभग 11-12 साल की होगी। वो झाड़ियों में से निकलकर आगे रोड की तरफ आकर खड़ी हो गई। वह देखने में काफ़ी सुंदर लड़की थी। कपड़े थोड़े थोड़े फटे पुराने थे और बाजुओं पर कट के निशान भी थे जो उतनी रात में ट्रक के ड्राइवर को साफ साफ नज़र नहीं आ रहे थे। तभी ट्रक के ड्राइवर ने उस लड़की से कहा, लड़की वहाँ से हट जाओ, नहीं तो कोई गाड़ी तुम्हें ठोक कर चली जाएगी और तुम मर जाओगी। अभी ट्रक के ड्राइवर ने उस लड़की से इतनी बात कही ही थी कि उस लड़की के हाथ पांव अजीब तरह से इधर उधर मुड़ने लगे और उसका सर पीछे की तरफ अचानक से मुड़ गया, जिसे देखकर वो ट्रक वाला काफ़ी डर गया और डर के मारे थर थर काँपने लगा कि क्या चीज़ देख ली, क्योंकि ऐसा किसी भी लड़की को उसने अजीब से हाथ पांव मोड़ते हुए नहीं देखा था। वो भयभीत था और वह लड़की धीरे धीरे ट्रक के ड्राइवर के पास बढ़ने लगी, अजीब सी आवाज़ करती हुई, जो सुनने में काफ़ी भयानक और दर्दनाक थी। शायद आप लोग सुन लेते तो आप बेहोशी हो जाते। ऐसा नज़ारा चल रहा था उस ट्रक वाले के सामने। अब वह ट्रक वाला समझ चुका था कि उसकी मौत उसके ठीक सामने खड़ी है और उसके पास ही चलती हुई आ रही है कि तभी अचानक पलक झपकते ही एक छलांग में वो लड़की रोड को पार करके ट्रक के ड्राइवर के सामने आकर खड़ी हो गई और अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। पहले तो उसने गैस पर पक रहे चावलों को लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया और अपनी मुंडी जो पीछे की तरफ थी ठीक ट्रक के ड्राइवर के सामने करके उसका गला दबाने लगी। ट्रक वाला सांस नहीं ले पा रहा था। उस लड़की ने ड्राइवर का गला काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा था। ट्रक का ड्राइवर एक बार ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आगे ट्रकों में बैठे 5-6 ड्राइवर नीचे रोड पर उतर गए और उन्होंने इस आवाज़ की तरफ देखा जिधर से ड्राइवर ने आवाज़ लगाई थी। नीचे उतरे 5-6 ड्राइवर देखते हैं जिधर से आवाज़ आ रही थी वहाँ एक भयानक लड़की खड़ी थी जो देखने में काफ़ी बदसूरत और डरावनी थी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे जिस पर खून के छींटे भी थी। उन लोगों को समझते देरी नहीं लगी। वह अपने ट्रक को छोड़कर लड़की की तरफ दौड़कर आए और जैसे ही वो लोग लड़की के पास पहुँचे ही थे कि अचानक से वो लड़की बिल्ली बनकर आगे की तरफ अंधेरे में खो गई। यह सब देखकर वहाँ खड़े सभी ड्राइवरों के होश उड़ गए। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी जिसे शब्दों से बता पाना काफ़ी मुश्किल है। जिसके बाद वहाँ खड़े आदमियों ने उस ट्रक वाले को उठाया जिसके साथ ये हादसा हुआ था और जिसे ये लड़की मारने वाली थी। जिसके बाद उन्होंने उस ड्राइवर के गले पर आग से सिकाई की और दवाई दी। रात भर उसी ड्राइवर के साथ गुजारी। सुबह होने के बाद उसे अपने साथ उस चीनी मिल में ले गए जहाँ पर गन्ना गिराना था। गन्ना गिराने के बाद उस ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को उस ट्रक के मालिक के पास ले गया और जाकर वहाँ खड़ी कर दी और चाबी उसके हाथ में थमा दी। कहने लगा कि आज के बाद मैं ट्रक नहीं चलाऊँगा। ट्रक का मालिक काफ़ी विनती कर रहा था लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने उसकी एक न सुनी। जिसके बाद वह अपने घर लौट गया और फैसला किया कि आज के बाद वह रात में कभी भी इधर उधर नहीं घूमेगा और ना ही ट्रक चलाएगा।
उसे आज भी अंधेरे में डर लगता है। उसकी उम्र इस समय लगभग 51 या 52 साल की होगी। वह अब दुकान चलाता है और घर पर ही अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो दोस्तों, ये थी ट्रक वाले की आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं कि ये एक शाप है और यह तब जाकर ख़त्म होगा जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाती। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर भूत प्रेत पिशाच की कहानियाँ सुनाता हूँ। जिन लोगों को ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। रोज़ की तरह मैं अपने पापा को आज भी उनके ऑफिस छोड़ने के लिए गया था, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब थी। वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं रोज़ पापा को उनके ऑफिस छोड़ने के लिए आता था। जब मैं पापा को ऑफिस छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक औरत ने हाथ दिया। वो औरत काफ़ी मासूम सी दिख रही थी। गाड़ी रोकने के बाद उस औरत ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम आगे जा रहे हो? मैंने उस औरत से कहा कि हाँ माँ जी, मैं आगे ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें भी चलना है? हाँ बेटा, मुझे भी चलना है। मैंने उस औरत को पीछे वाली सीट पर बैठा लिया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जाते जाते मैंने उस औरत से पूछा कि आंटी, आपको कहाँ तक जाना है? तो वो आंटी कहने लगी कि बेटा, थोड़ी दूर ही जाना है मुझे, तुम चलते रहो। जब मेरा घर आ जाएगा तो मैं गाड़ी रोकने के लिए बोल दूंगी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने उस औरत से कहा कि मेरा घर 5 किलोमीटर पीछे छूट गया है और मैं 5 किलोमीटर दूर आगे आ गया हूँ और आपका घर अभी तक नहीं आया। तो वो कहने लगी कि थोड़ा दूर और बेटा, बस तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। वैसे भी मेरे पैर में मोच आई है और मैं ठीक से नहीं चल पा रही हूँ। मैंने उस बुढ़िया पर दया करते हुए गाड़ी आगे की ओर बढ़ा ली। कुछ दूर जाने के बाद उस औरत ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मैंने गाड़ी के ब्रेक मारे और पीछे के दरवाजे को अनलॉक किया। वह औरत बाहर निकली और मुझे बिना धन्यवाद किए वो घर में घुस गई। जिस घर में वह औरत घुसी थी वह घर मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था। घर के बाहर काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हुई थी और इस औरत का घर बिल्कुल एकांत में था। उस जगह पर घर काफ़ी कम थे। मैंने तभी गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी को पीछे लिया और अपने घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरा घर आ गया। मैंने गाड़ी को अपने घर में घुसाई और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से नीचे उतर गया। जब मैं गाड़ी से नीचे उतर रहा था तो मेरा ध्यान पीछे की सीट पर गया। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर एक थैला रखा हुआ है। मुझे याद आने लगा कि यह थैला शायद उस औरत का होगा जो मेरे साथ अभी बैठ कर आई है। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला और उस थैले को हाथ में उठाया, लेकिन वह थैला काफ़ी हल्का था। मैं थैले को टटोलने लगा कि आखिर इस थैले में ये बुढ़िया क्या लेकर आई है। मैंने थैले में जैसे ही हाथ डाला तो मेरे हाथ में लाल लाल सिंदूर लग गया। मैंने थैले की सारी चीज़ें ज़मीन पर फेंक दी
मैं देखता हूँ कि उसमें नींबू, लौंग, कटी हुई उंगली, सिंदूर, चमड़े, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों से क्या होता है। मैंने मम्मी को आवाज़ मारी, मम्मी, मम्मी। और दौड़ती हुई मेरी मम्मी मेरे पास आई। कहने लगी कि बेटा तू ठीक तो है? क्यों चिल्ला रहा है? कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, रास्ते में मुझे एक औरत मिली थी जिसे मैंने उसके घर तक पहुंचाया, लेकिन उसका थैला मेरे ही गाड़ी में रह गया है। उसमें कुछ अजीब से सामान है। तो वो कहने लगी कि कहाँ है थैला, दिखा तो जरा। मैंने कहा कि तुम्हारे पैर के पास ही पड़ा है। जैसे ही मम्मी ने नीचे की तरफ देखा, वो दौड़ के पीछे की ओर हो गई और भर भर के गालियाँ सुनाने लगी। कहने लगी कि तू घर पर क्या लेकर आ गया है? तुझे पता नहीं कि ये क्या है? मैंने मम्मी से कहा कि मुझे नहीं पता कि ये क्या है। वो कहने लगी कि ये टोटका है। हे भगवान, अब तू ही बचा सकता है हमारे घर को। ये तो मासूम है, ये बच्चा है, नादान है। मम्मी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझसे पूछने लगी कि कौन थी वो औरत जिसका सामान इस गाड़ी में छूट गया। कहीं जानबूझकर तो उसने ऐसा नहीं किया। वो कैसी थी? वो देखने में कैसी थी? लाखों सवाल मुझसे पूछने लगी, लेकिन मैं मम्मी को कुछ नहीं बता रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि आखिर ये जादू टोना होता क्या है। माँ ने मुझसे पूछा कि कहीं तूने इस टोटके को छुआ तो नहीं है? मैंने कहा हाँ छुआ है, इसे मैं ही लेकर आया हूँ और ज़मीन पर मैंने ही गिराया है। दूर हट, दूर हट, यहाँ से दूर हट। मम्मी दौड़कर घर में घुसी और गंगा जल की बोतल लेकर वो ज़मीन में छींटने लगी और भगवान जी का नाम लेने लगी। मैंने मम्मी को इससे पहले कभी भी परेशान नहीं देखा था। वो रो रही थी बिना बात के, और मम्मी का रोना देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने झट से उस थैले में वो सारा सामान कसा और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ऐसा करने पर मम्मी ने मुझे कस के चांटा मारा और मुझसे कहा कि दूर हो जा हमारे घर से। तू खुद भी मरेगा और हमको भी मारेगा। मैंने मम्मी से कहा कि कुछ तो नहीं हुआ है मम्मी, सब ठीक है। देखो उस टोटके को मैंने फेंक दिया। जिस चीज़ के लिए तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। शायद मम्मी जानती थी कि ये टोटका क्या होता है, कैसे लोग दूसरों पर जादू टोना कर देते हैं, उनके शरीर को अपने वश में कर देते हैं, उन्हें मार भी देते हैं, उन्हें तड़पाते हैं। एक पल के लिए मम्मी मुझे भगा रही थी, लेकिन मम्मी ने फिर से मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर में लेकर आ गई और एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा बर्ताव मेरे साथ मम्मी कभी नहीं करती थी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा भी नहीं होगा, लेकिन आज इस टोटके के वजह से मम्मी ने मुझे मारा और इस कमरे में लाकर अकेला बंद कर दिया। मैं बंद रूम में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक से मम्मी ने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मम्मी के साथ एक कोई बूढ़ा बाबा आया था। उसके गले में काफ़ी रुद्राक्ष की माला थी, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाबा अभी धूल में से नहा कर आया हो। उसके पूरे बदन पर भभूत लिपटी हुई थी। इसके बाद उस बाबा ने मुझे एक घेरे में बैठा दिया और मुझ पर झाड़ फूंक करने लगा। मैं अचानक से
बेहोश हो गया। मुझे कुछ याद नहीं। कुछ देर के बाद आँख खुली। मैं देखता हूँ कि पापा और मम्मी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं होश में आ चुका हूँ। मैं उनकी आवाज़ें सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर किसी औरत का साया है, और मैं जब वो तांत्रिक आया था तो मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मैं इस लड़के को मार दूंगी और इसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चले जाऊंगी। मैंने ये भी कहा कि कई साल पहले मेरे ही खानदान के किसी आदमी ने उसके बेटे की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। बचने का सिर्फ अब यही उपाय है, मुझे मरना होगा, नहीं तो वो औरत हमारे सारे खानदान को खा जाएगी। दरअसल ऐसा हुआ था, जब मैं उस औरत को छोड़कर आया था, छोड़ने के जस्ट बाद वह औरत मर गई, और जो उंगली थी वो उंगली उसी की थी। उस उंगली के साथ उसने अपनी आत्मा को जोड़ रखा था। वह किस प्रकार का जादू था, किस प्रकार का होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मम्मी और पापा आपस में बातें कर रहे थे। उस तांत्रिक ने बताया कि इस जादू का तोड़ सिर्फ एक ही है। पूर्णिमा की रात को मुझे काली माता के मंदिर पर जाकर एक बकरे की बलि देनी होगी। बलि देने के बाद उस टोटके को उस बकरे के सिर के साथ 3 पीढ़िया पर रख देना है और घूमकर पीछे नहीं देखना है। अगर मैंने पीछे देखा तो मेरी मौत निश्चित है। पर अभी पूर्णिमा की रात को 10 दिन थे, और 10 दिन क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक दिन भी नहीं झेल पाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था। ये सारी बातें पापा और मम्मी आपस में कर रहे थे। तभी मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी अपनी बातें बंद करके तुरंत दौड़ती हुई मेरे पास आई। जैसे ही मम्मी मेरे पास आई, वैसे ही मैं उल्टियाँ करने लगा, और मैं उल्टियाँ करने के साथ साथ अपने मुंह से खून भी फेंक रहा था। और देखते ही देखते वहाँ की फर्श खून से लपालप हो गई। मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैं खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों की ताकत मेरे शरीर से निकल चुकी है। मुझे बीच बीच में ऐसा महसूस होता था कि वो औरत मेरे साथ ही मेरे बगल में लेटी हुई है। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो औरत मेरे पेट पर चढ़कर कूद रही है। लेकिन ये औरत ऐसा क्यों कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी और पापा की बातें तो सुनी थी कि मेरे ही घर के किसी आदमी ने उसके बच्चे को गाड़ी से कुचलकर मारा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि किसने। मेरे परिवार में मैं और पापा ही गाड़ी चलाते थे। मैंने तो कभी किसी जानवर को नहीं मारा, आदमी की तो दूर की बात। मेरा शक पापा के ऊपर जा रहा था कि कहीं मेरे पापा ने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन इस समय मैं ये सवाल अपने पापा से बिल्कुल नहीं कर सकता था। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था कि बचने का एक ही उपाय है। मुझे पूर्णिमा के दिन काली माता के मंदिर में जाकर उस बकरे की बलि जब तक नहीं दूंगा तब तक मेरी जान नहीं बचेगी। देखते ही देखते पूर्णिमा की रात आ गई। मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया, और ये सब रात में हो रहा था कि दिन के उजाले में अगर हम लोग ऐसा करते तो ये चीज़ हमें कोई करने नहीं देता। पापा ने मुझे गाड़ी में बैठाया और रात को लेकर काली माता के मंदिर में पहुंच गए। जहां जाने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक तलवार पकड़ा दी।
और मेरे सामने एक बकरे को लाकर खड़ा कर दिया और मेरे कानों में कहा कि बेटा तेरी जान तेरे ही हाथ में है। इतना कहने के बाद मैंने तलवार से एक धार में बकरे के सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ से अलग करने के बाद मैं हाथ जोड़कर काली माता के सामने झुक गया और उनसे क्षमा याचना मांगने लगा। फिर पापा ने उस बकरे का सिर उठाया और उस टोटके में रख दिया। इसके बाद मैं और पापा गाड़ी में बैठकर 3 पीढ़ियाँ रास्ता पर गए और पापा ने पीछे ही गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मैं गाड़ी से उतरा और उस टोटके को और उस बकरे के सर को रोड के बीचों बीच रख दिया और सीधा आकर गाड़ी में बैठ गया। मैं पीछे नहीं मुड़ा। जिसके बाद मैं और पापा सीधा घर आ गए। घर आने के बाद मम्मी ने हम दोनों के ऊपर गंगा जल छिड़का। अगले दिन फिर से मम्मी ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मुझ पर और पापा पर झाड़ फूंक किया, यहाँ तक हमारे घर के ऊपर भी। इसके बाद अब सब चीज़ नॉर्मल है, पहले के जैसा। एक रात मैं जब सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अब भी वो औरत मेरे पास सोई हुई है और मेरे पैंट में कुछ चीज़ चुभ रही थी। उसी वक्त उठा और मैंने अपने जेब से वो चीज़ निकाली तो मैं देखता हूँ कि वो उस औरत की कटी हुई उंगली थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।